हेलो एवरीवन, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल में आप सभी का स्वागत है। यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं उसकी सीरीज़ में आज ये साइंस एंड टेक में तीसरा पार्ट है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, जहां से कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं, चाहे यूपीएससी प्रीलिम्स की बात हो या स्टेट पीसीएस और दूसरे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की बात हो। आज इस सीरीज के साइंस एंड टेक के तीसरे पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से आगे डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। द क्वेश्चन सेज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन विमेन इन फिजिक्स ICWIP first held in 2002 in France to address the gender imbalance in physics, education and research worldwide is an event of which of the following? पहला ऑप्शन है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स IUPAP। द सेकेंड ऑप्शन इज ग्लोबल रिसर्च प्रोग्राम ऑन इनइक्वालिटी GRIP। द थर्ड ऑप्शन इज इंटरनेशनल साइंस काउंसिल ISC एंड द फोर्थ ऑप्शन इज UN Women। हिंदी में इस प्रश्न को देखें तो दुनिया भर में भौतिकी शिक्षा और अनुसंधान में लैंगिक असंतुलन को संबोधित करने के लिए पहली बार 2002 में फ्रांस में आयोजित भौतिकी में महिलाओं पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICWIP निम्नलिखित में से किसका आयोजन है? पहला विकल्प है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स, दूसरा असमानता पर वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम GRIP GRIP, तीसरा ऑप्शन अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान परिषद ISC और चौथा विकल्प है UN Women। तो इस तरीके के प्रश्न देखिए इसलिए उठाया जा सकता है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्थानों और संगठनों से जुड़े हुए प्रश्न आपसे यूपीएससी में और स्टेट पीसीएस में पूछे जा सकते हैं, जो कि साइंस से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे वो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस हो, रीजनल या नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो, वैसे प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। साइंस एंड टेक का ये अर्थ नहीं है कि आपसे केवल जो फंडामेंटल साइंस या जो थ्योरेटिकल साइंस है, साइंस के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, केवल उन तक ही प्रश्न पूछे जाएंगे। साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन से भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। साइंस एंड टेक में पॉलिसी मेकिंग, साइंस एंड टेक में लेजिस्लेशंस, इन सब से भी प्रश्न आपसे संभावित रहते हैं। इसीलिए इस प्रश्न को यहाँ पर उठाया गया है। एंड पर्टिकुलरली द जेंडर गैप और द जेंडर इनइक्वालिटी इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज एन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट, जो कि आपको यूपीएससी के प्रीलिम्स में, मेंस में पूछा जा सकता है। उसी को ध्यान में रखते हुए अब इस टॉपिक को हम लोगों ने लिया है और अगर आप इसको अटेम्प्ट करने का प्रयास करें, ऐसे क्वेश्चंस में दो बातें होती हैं। अगर आपको इसका सीधा सीधा आंसर पता हो तो आपके लिए प्रश्न काफ़ी सरल हो जाता है, अगर नहीं देन द क्वेश्चन बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू करेक्टली अटेम्प्ट। ऑप्शंस को अगर देखें तो पहला इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स है, दूसरा ग्लोबल रिसर्च प्रोग्राम ऑन इनइक्वालिटी, तीसरा इंटरनेशनल साइंस काउंसिल और चौथा विमेन। तो ऐसे में प्रश्न को एक बार पढ़ने के बाद आप इसमें जो मेजर थीम्स है, साइंस में पर्टिकुलरली फिजिक्स में जेंडर इनइक्वालिटी को एड्रेस करने के लिए किसी कॉन्फ्रेंस की बात की जा रही है, और अगर आपने करंट अफेयर्स में इसे फॉलो किया हो तो पिछले साल ICWIP का 8th एडिशन इंडिया के द्वारा होस्ट किया गया था। ये इंडिया के द्वारा होस्ट किया गया था, इसे वर्चुअली होस्ट किया गया था। वर्चुअली मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे ICWIP को लॉन्च किया गया था। पहली बार 2002 में ICWIP फ्रांस में आयोजित किया गया था। तो चूंकि पिछले वर्ष भारत ने इसे होस्ट किया, इसी कारण ये जो टॉपिक है ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अब अगर आपको पता है तो आप सीधा इसका उत्तर कर पाएंगे या कर पाएंगी। अगर आपको नहीं पता है तो फिर आप ऑप्शंस के ऊपर अपने माइंड को अप्लाई करेंगे। आपने अपने स्कूल एजुकेशन में या कॉलेज में फिजिक्स के टेक्स्ट बुक्स में IUPAP के बारे में पढ़ा और सुना होगा, जो कि फिजिक्स से संबंधित जो स्टडीज़ हैं और जो रिसर्च हैं उसके लिए स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस सेट करता है। ये एक इंटरनेशनल फिजिक्स ऑर्गेनाइजेशन, तो जहाँ पर फिजिक्स एजुकेशन में जेंडर इम्बैलेंस को दूर करने की बात है, तो वैसे में IUPAP जो कि एक स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है फिजिक्स रिसर्च में, उसकी भी भूमिका हो सकती है। ग्लोबल रिसर्च प्रोग्राम ऑन इनइक्वालिटी की बात है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर असमानता को दूर करने का प्रयास करती है। इंटरनेशनल साइंस काउंसिल जो कि एक ब्रॉडर अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है साइंस में रिसर्च, साइंटिफिक एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए। और संयुक्त राष्ट्र विमेन, UN Women, जो कि एक UN एजेंसी है दुनिया भर में महिला संबंधित मुद्दों को एड्रेस करने के लिए और विमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करने के लिए।
तो आपको इसमें एक बात ध्यान देनी है कि चूंकि यूएन वीमेन तो एक काफ़ी अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो ऐसे स्पेसिफिक साइंस रिलेटेड प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करने में उसकी कैपेसिटी लिमिटेड हो सकती है, उसका वो मैंडेट नहीं हो सकता है, उसका वो वर्क नहीं, एक्सपर्टीज नहीं हो सकता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए यूएन वीमेन को तो एलिमिनेट कर सकते हैं। इंटरनेशनल साइंस काउंसिल, आप यहाँ पे ध्यान दें, ये साइंस काउंसिल है, इसका एरिया, इसका एम्बिट काफ़ी वाइडर होता है। ये साइंस के वेरियस इशूज और जो रिसर्च है उसको अपने एम्बिट में लेता है। तो पर्टिकुलरली फिजिक्स में, वो भी फिजिक्स एजुकेशन और रिसर्च में जेंडर इनइक्वालिटी को कम करने के लिए अगर कोई कॉन्फ्रेंस हो तो साइंस काउंसिल की भी वहाँ भूमिका लिमिटेड होगी, ऐसा हम समझ सकते हैं। और ग्लोबल रिसर्च प्रोग्राम ऑन इनइक्वालिटी की बात की जा रही है। यहाँ पर भी देखिए ये ब्रॉडर एस्पेक्ट है इनइक्वालिटी, कॉन्फ्रेंस बहुत स्पेसिफिक है। फिजिक्स एजुकेशन एंड रिसर्च में विमेन, ये जो जेंडर गैप है उसको रिमूव करने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर जो मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन हमारे इस कॉमन सेंसिकल रीजनिंग से समझ में आता है वो IUPAP होगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स, इसका सही उत्तर है। इसलिए भी क्योंकि फिजिक्स के क्षेत्र में रिसर्च को प्रमोट करने के लिए, स्टैंडर्ड्स को ले डाउन करने के लिए ग्लोबल लेवल पे जो इस्टेब्लिश्ड फिजिक्स ऑर्गेनाइजेशन है वो IUPAP है। तो वैसे प्रश्न जहाँ पर कि हमें एक्यूरेटली आंसर ना पता हो और वो चीज़ करंट अफेयर्स में हमने कहीं सुनी या नहीं सुनी हो, तो एक लॉजिकल रीजनिंग के अप्रोच के माध्यम से हम सही आंसर तक पहुँच सकते हैं। अब इसमें देखिए कि IUPAP की जो बात होती है, इसका करेक्ट आंसर है आंसर ए। IUPAP की स्थापना 1922 में हुई थी, 1922 में, और इसका हेडक्वार्टर्स जो है वह ब्रुसेल्स में है। इसका हेडक्वार्टर आपको ब्रुसेल्स में है, जो कि बेल्जियम की राजधानी है, और भारत भी इसका सदस्य देश है। इसीलिए पिछले वर्ष इसका 8वां एडिशन ICWIP का भारत के द्वारा होस्ट किया गया था, और इसमें वर्तमान में 60 इसके सदस्य देश हैं, जिसमें कि भारत भी एक इसका सदस्य है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, AI for good is the global industry guideline for adoption and designing of safe and ethical models in the practical applications of artificial intelligence. The second statement says the International Telecommunication Union ITU in partnership with various UN sister agencies is associated with AI for good. Which of the statements given above are correct? The options are A, 1 only, 2, B, 2 only, C, both 1 and 2, D, neither 1 not 2. हिंदी में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। AI for good, कृत्रिम बुद्धि के व्यवहारिक अनुप्रयोगों में सुरक्षित और नैतिक मॉडल को अपनाने और डिजाइन करने के लिए वैश्विक उद्योग दिशा निर्देश है, ग्लोबल इंडस्ट्री गाइडलाइंस है। दूसरा कथन, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न सहयोगी एजेंसियों के साथ साझेदारी में AI फॉर गुड से जुड़ा है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D ना तो 1 और ना ही 2। अब चूंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइंस एंड टेक में एक एमर्जिंग सेक्टर है, और उससे अगर जुड़ी कोई भी करंट अफेयर से रिलेटेड न्यूज हो या कोई भी अगर उसको लेकर इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हो, तो आपको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जानना वो बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमने ये प्रश्न को लिया है। और AI फॉर गुड वाज इन न्यूज फॉर as we know that the statement says that it is a global industry guideline। प्रश्न में कथन क्या कह रहा है कि ये ग्लोबल इंडस्ट्री गाइडलाइन है। अब यहाँ पर आप इसके नाम से AI फॉर गुड, इस नाम को सुनकर आप यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं कि AI फॉर गुड कहने का तात्पर्य ये हो सकता है कि हम तकनीक में, हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बेहतर तरीके से कैसे इस्तेमाल करें, उसको लेकर ये एक दिशा निर्देश हो सकता है, और आप इसको सही स्टेटमेंट मानकर टिक कर देंगे कि इट इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट। पर यह स्टेटमेंट अपने आप में गलत है, क्योंकि AI फॉर गुड ये एक ग्लोबल AI प्लेटफॉर्म है। इट इज़ अ ग्लोबल AI प्लेटफॉर्म, और इस प्लेटफॉर्म पे क्या काम होता है? देखिए, इट इज़ अ ग्लोबल AI प्लेटफॉर्म विच इन्वॉल्व्स AI इनोवेटर्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में जो इनोवेशन हो रहा है, जो लोग इनोवेशन कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो AI के फील्ड एक्सपर्ट्स हैं, उन सभी को एक
प्लेटफॉर्म पे उन सभी को एक सिंगल प्लेटफॉर्म प्रदान किया गया है AI फॉर गुड के नाम से, जो कि सालों भर इस कार्य को अंजाम देता है। AI के सेक्टर में नए नए इनोवेशंस, जो नई नई चुनौतियां आ रही हैं, नए नए प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उसको आपस में सब मिलकर बिल्ड करते हैं, उसको आपस में सब मिलकर सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो AI फॉर गुड इज नॉट अ ग्लोबल इंडस्ट्री गाइडलाइन, रेदर देन AI फॉर गुड इज अ ग्लोबल AI प्लेटफॉर्म वेयर AI इनोवेटर्स एंड प्रॉब्लम सॉल्वर्स, वो सभी आपस में कोलैबोरेट करके AI के डेवलपमेंट के लिए कार्य करते हैं। उनका टारगेट क्या है? टू अचीव द UN SDG गोल्स। UN SDG गोल्स को अचीव करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे हार्नेस किया जाए, उसके लिए AI फॉर गुड ये एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है। अब आप देखिए कि UN SDG गोल ये एक ग्लोबल पॉलिसी टारगेट है, ये एक ग्लोबल पॉलिसी गोल है, और AI एक एमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, एक एमर्जिंग इनोवेशन एरिया है। इन सभी को इंटरलिंक करते हुए एक मल्टी पर्सपेक्टिव क्वेश्चन आपसे UPSC पूछ सकता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, चूंकि एक इंपॉर्टेंट ग्लोबल प्लेटफॉर्म है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन इन पार्टनरशिप विद वेरियस UN सिस्टर एजेंसीज इज एसोसिएटेड विद AI फॉर गुड। अब आप इस स्टेटमेंट को गलत मान सकते हैं। आप अगर कॉमन सेंस लगाएंगे तो आप बोलेंगे ये तो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की बात कर रहा है। अगर आपने नहीं भी सुना हो कि ITU UN की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि आपको इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT के लिए कार्य करती है, तो आप सोचेंगे यहाँ पे बात ICT की हो रही है, यहाँ पे बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हो रही है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ICT में रोल प्ले कर सकता है, पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप में केवल ICT सेक्टर का कोई फील्ड तो है नहीं कि केवल ITU उसके लिए जो है पार्टनरशिप करेगा UN की सिस्टर एजेंसीज के साथ। पर आप यहाँ पर गलत हो जाएंगे, क्योंकि ये स्टेटमेंट सही है। साइंस एंड टेक में इसीलिए आपको प्रॉपर और क्लियर नॉलेज होना जरूरी है। ये स्टेटमेंट अपने आप में सही है, क्योंकि AI फॉर गुड जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म है उसके लिए इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन UN की अन्य सिस्टर एजेंसीज के साथ मिलकर कार्य करता है, ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो नए नए इनोवेशंस हैं और वो सभी UN की SDG गोल्स के लिए UN की अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर उसे कैसे हार्नेस किया जाए उसको लेकर कार्य करते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है, इसलिए इसमें आंसर क्या हो जाएगा? 2 ओनली। अब ITU देखिए क्या है, ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि आपको ऐसे क्वेश्चंस में अगर बीच में कोई टर्म अगर आ जाए तो उसको भी जान लेना अच्छी बात है। तो ITU हम जानते हैं कि UN की पहली स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, इसको ध्यान रखिएगा। UN की पहली एजेंसी है। 1865 से जब दुनिया में टेलीग्राफ के माध्यम से कम्युनिकेशन का एक दौर चला, तो ITU तब से कार्य कर रहा है। ITU की फंक्शनैलिटी तब से है, एंड इट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट UN स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। और इसके एट प्रेजेंट वर्तमान में इसके लगभग आपको 193 मेंबर स्टेट्स हैं, भारत भी इसका सदस्य है, और इसका करेक्ट आंसर बी है। ओके, तो इस तरीके के इंटरडिसिप्लिनरी क्वेश्चंस आपसे UPSC में पूछे जाते हैं, और हमारा प्रयास इस सीरीज में वही है कि आपको वैसे प्रश्नों की प्रैक्टिस कराई जाए। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 23, recently in the news Candida auris is what among the following? Recently in the news Candida auris is what among the following? Option A, a multi-drug resistant fungus causing life-threatening outbreaks. Option B, a plastic eating bacteria. Option C, a tree species absorbing carbon dioxide twice the average rate of carbon sequestration in trees in an urban setting. Option D, a marine sponge species which indicates the level of ocean acidification. These are the 4 statements and you have to identify the correct option. हिंदी में पढ़ें, हाल ही में समाचारों में रहा कैंडिडा ऑरिस निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन ए, घातक प्रकोप पैदा करने वाले एक बहुऔषध प्रतिरोधी कवक। ऑप्शन बी, प्लास्टिक खाने वाला बैक्टीरिया। ऑप्शन सी, शहरी व्यवस्था में पेड़ों में कार्बन अवशोषण की औसत दर से 2 गुना कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करने वाली एक पेड़ प्रजाति। ऑप्शन डी, एक समुद्री स्पंज प्रजाति जो समुद्र के अम्लीकरण के स्तर का संकेत देती है। 4 विकल्प हैं आपके पास। अब देखिए, रिसेंटली इन द न्यूज,
इस तरीके के फॉर्मेट में यूपीएससी आपसे वेरियस एरियाज में क्वेश्चंस पूछती है। तो वहाँ पर आपको न्यूज को विशेषकर ध्यान से पढ़ना है, जहाँ पर कि करंट अफेयर्स में इम्पॉर्टेंट आपसे जो अलग अलग क्षेत्रों में डेवलपमेंट है, चाहे वो पॉलिटी हो, गवर्नेंस हो, साइंस टेक हो, इकोनॉमी हो, आपको ध्यान में रखना है। साइंस टेक में ऐसे इम्पॉर्टेंट जो न्यूज हैं, करंट अफेयर्स हैं, विशेषकर महत्वपूर्ण होते हैं। इसीलिए और चूंकि यह आपको इस तरीके के वन ऑप्शन क्वेश्चंस एक इनका ट्रेंड है प्रीलिम्स में, आप जब भी पेपर उठाएंगे तो ऐसे आपको 15-20 क्वेश्चन हर साल मिल जाएंगे। तो उसी बेसिस पे हमने इसको लिया है। अब इसमें देखिए, कई बार क्वेश्चन बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है पर ऑप्शन बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। आपने अगर नहीं पढ़ा है तो आपके लिए चारों में से एक को चुनना बहुत कठिन होगा, क्योंकि चारों आपको बड़े प्रोमिनेंट ऑप्शंस लगते हैं। जो लोग एलिमिनेशन टेक्निक्स सजेस्ट करते हैं या जो लोग एलिमिनेशन टेक्निक्स, वैसे कैंडिडेट्स जो अपने लिए डिवाइस करते हैं, तो उसमें से एक आइडिया ये होता है कि द मोस्ट प्रोमिनेंट लुकिंग ऑप्शन इज द मोस्ट पॉसिबल ऑप्शन। मतलब जो सबसे प्रोमिनेंट लगता हो, जिसका एक वाइडर इम्पैक्ट लगता हो, वैसे ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो अब इसमें देखिए चारों अपने आप में प्रोमिनेंट है। पहला क्या कह रहा है? अ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट फंगस कॉजिंग लाइफ थ्रेटनिंग आउटब्रेक्स। पैंडेमिक के बाद की दुनिया में हम अभी हैं, हालांकि कोविड-19 से रिलेटेड अभी भी जो डिफरेंट वेरिएंट्स का स्प्रेड है वो कम या ज़्यादा मात्रा में दुनिया के अलग अलग देशों में अभी भी है, पर नाउ द वर्ल्ड इज इन अ पोस्ट पैंडेमिक स्टेज। और वैसे में लाइफ थ्रेटनिंग आउटब्रेक्स से संबंधित अगर कोई न्यूज आइटम है तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ये भी प्रोमिनेंट है। दूसरा, प्लास्टिक पॉल्यूशन पूरी दुनिया में एक बड़ा ही प्रोमिनेंट प्रॉब्लम है, तो उसको सॉल्व करने के लिए अगर कोई इकोलॉजिकल सॉल्यूशन हो, कोई बैक्टीरिया जो कि प्लास्टिक को कंज्यूम करता हो, तो फिर वो भी हो सकता है। तीसरी चीज़ कि एक ऐसा ट्री स्पीसीज जो कि एवरेज CO2 एब्जॉर्प्शन रेट से डबल रेट से CO2 को एब्जॉर्ब करता हो, तो भाई पॉल्यूशन हम जानते हैं कि एक ग्लोबल फिनोमेना है। विश्व की जितनी भी मेजर सिटीज़ हैं सब में परमिसेबल पॉल्यूशन लेवल से कहीं ज़्यादा पॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये भी है। तो प्रोमिनेंस के, अच्छा फोर्थ ऑप्शन देख लें, मरीन स्पॉन्ज स्पीसीज, ये ओशियन एसिडिफिकेशन की बात कर रहा है। तो प्रोमिनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसमें से किसी एक को अगर एलिमिनेट करने का प्रयास करें तो वो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर आपको स्पेसिफिकली पता होना चाहिए। अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस में पर्टिकुलर आंसर नहीं पता है, सो माई सजेशन इज प्लीज स्किप देम, ओके। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें ही करें, है ना। निगेटिव मार्क्स को भी रोकना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है। कैंडिडा ऑरिस क्या है? इट इज अ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट फंगस विच कैन कॉज लाइफ थ्रेटनिंग आउटब्रेक्स। ये एक ऐसा एमर्जिंग फंगस है जो कि इन्फेक्शन कॉज करता है और उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वायरुलेंस देखा गया है। उसकी जो वायरल कैपेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी तेज़ी से फैलता है, लोगों को संक्रमित करता है और लार्ज स्केल आउटब्रेक्स प्रोड्यूस करने की क्षमता रखता है। इसीलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आंसर ए। ये क्या है? ये एक फंगल पैथोजन है, ओके। इट इज ए फंगल पैथोजन, इन्फेक्शंस के साथ एसोसिएटेड है। दूसरी चीज है कि इसमें कई तरीके की वायरुलेंस क्वालिटीज हैं। वायरुलेंस क्वालिटीज कहने का मतलब हुआ कि यह वायरल हो जाने में, मतलब एक से दूसरे व्यक्ति या एक से दूसरे एजेंट में ट्रांसफर होने की इसकी जो क्वालिटीज हैं काफ़ी ज़्यादा हैं और इसमें मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट पैटर्न शो होता है। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट पैटर्न कहने का अर्थ हुआ कि कोई भी पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए, कोई भी पर्टिकुलर इन्फेक्शन के लिए जो नॉर्मल मेडिकेशंस हैं उसको लेकर वैसे जो मेडिकेशंस हैं वो इनइफेक्टिव सिद्ध हो जाते हैं, उसे ही हम मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट पैटर्न बोलते हैं, ओके। तो ध्यान रखिएगा, कैंडिडा ऑरिस यह क्या है? एमर्जिंग फंगल पैथोजन है जिससे कि लार्ज स्केल आउटब्रेक्स इन्फेक्शंस के हो सकते हैं। फाइन, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, इंडियाज फर्स्ट लिथियम सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी वाज सेट अप रिसेंटली in Andhra Pradesh. The second statement says the Mines and Minerals Development and Regulation Act allows commercial mining of lithium in India. Which of the statements given above are correct? Option A 1 only, option B 2 only, option C both 1 and 2 and option D neither 1 nor 2. हिंदी में देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की पहली लिथियम सेल निर्माण संयंत्र हाल ही में आंध्र प्रदेश में स्थापित की गई थी।
कथन 2, खान एवं खनिज विकास और विनियमन अधिनियम भारत में लिथियम के वाणिज्यिक खनन की अनुमति देता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है अथवा हैं? पहला विकल्प केवल 1, दूसरा केवल 2, तीसरा विकल्प 1 और 2 दोनों, चौथा विकल्प न तो 1 और न ही 2। अब चूंकि इस तरीके के जो समाचार हैं हम रेगुलरली न्यूज़पेपर्स में और करंट अफेयर्स मैगजीन में पढ़ते हैं, तो ये एक मॉडरेट क्वेश्चन है, इसका टफनेस लेवल मॉडरेट है। आप लोगों में से कई ने यह पढ़ा होगा कि भारत की जो प्रथम लिथियम सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसका पिछले ही वर्ष आंध्र प्रदेश के तिरुपति में इनॉग्रेशन किया गया था। ओके, उसे इनॉग्रेट किया गया था लास्ट ईयर, इसीलिए पहला स्टेटमेंट तो सही है। ध्यान रखना है कहाँ पे किया गया था, तो तिरुपति में। ओके, सो इट वाज इनॉग्रेटेड इन तिरुपति। फाइन। द सेकेंड स्टेटमेंट इज समवट ट्रिकी, और इस तरीके के क्वेश्चंस क्यों पूछे जा सकते हैं? आप देखिए, पहला स्टेटमेंट फैक्चुअल है, दूसरा स्टेटमेंट लेजिस्लेशन से रिलेटेड है। ये माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 की बात कर रहा है। ये एक्ट 1957 का है और इसमें पिछले साल भारत सरकार ने संशोधन करके 6 क्रिटिकल एलिमेंट्स को, 6 क्रिटिकल एलिमेंट्स के कमर्शियल माइनिंग को अलाउ किया था। अब जो भी साइंस एंड टेक से रिलेटेड लेजिस्लेशंस हैं उनको भी आपको ध्यान में रखना है। केवल ऐसा नहीं कि जो महत्वपूर्ण खोज, इन्वेंशंस, डिस्कवरीज, इनोवेशंस हो रहे हैं आप उनको ही फॉलो करें, आप केवल जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं साइंस एंड टेक से रिलेटेड उसको ही देखें, परंतु पॉलिसीज़ और लेजिस्लेशंस को भी विशेषकर ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर क्वेश्चन को टफ बनाना हो तो वैसे तरीके से यूपीएससी आपसे पूछ सकता है। सो द सेकंड स्टेटमेंट सेज दैट माइंस एंड मिनरल्स एक्ट, खान एवं खनिज विकास और विनियमन अधिनियम भारत में लिथियम के वाणिज्यिक उत्पादन को वाणिज्यिक खनन की अनुमति देता है। तो जैसा भी मैंने कहा कि पिछले साल 6 क्रिटिकल एलिमेंट्स के कमर्शियल माइनिंग की अनुमति भारत सरकार ने माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 में अमेंडमेंट करके दी थी। और वो 6 एलिमेंट्स कौन कौन थे, जिसमें से एक था लिथियम, दूसरा था बेरिलियम, तीसरा था टैंटलम, चौथा था टाइटेनियम, पांचवा था जिरकोनियम और छठा था नियोबियम। ओके, सो दीज 6, ये आपको एक्सप्लेनेशन में मिल जाएगा, आप वहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। सो दीज 6 critical elements were allowed by amending the Mines and Minerals Act 1957। तो दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अच्छा, अभी तक क्या था कि जो लिथियम आयन सेल्स हैं उसका हम लोग, इसका करेक्ट आंसर है सी। लिथियम आयन सेल्स जो हैं तो भारत उनका इंपोर्ट ज़्यादातर चाइना से करता है, हांगकांग, वियतनाम, साउथ कोरिया इन जैसे देशों से करता है। सो टू हैव एन इंडिजिनस लिथियम आयन सेल इंडस्ट्री, the government of India is trying to bring more private sector participation in the mining of these critical elements। उसी को ध्यान में रखते हुए पिछले साल ये कदम उठाया गया था। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन में वो डिटेल्स हैं जो मैंने अभी आपको बताया, आप नोट डाउन यहाँ से कर सकते हैं। सो यू हैव टू keep in mind the legislations also while you are studying science and tech। Now coming to question number 25, the ambitious 95-95-95 targets are associated with which of the following? Option A, treatment of HIV/AIDS, option B, achieving gender pay parity, option C, ensuring universal internet access, option D, removal of space debris। हिंदी में महत्वाकांक्षी 95-95-95 लक्ष्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? विकल्प 1 है HIV/AIDS का उपचार, ऑप्शन बी लैंगिक वेतन समानता प्राप्त करना, ऑप्शन सी सार्वभौमिक इंटरनेट पहुंच सुनिश्चित करना, ऑप्शन डी अंतरिक्ष मलबे को हटाना। तो देखिए ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है और आई विल पुट इट इन द कैटेगरी ऑफ सिंपल क्वेश्चंस। अगर आप करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे हैं, इफ़ यू आर फॉलोइंग पब्लिक हेल्थ इशूज एंड प्रॉब्लम्स एंड द टारगेट्स बिंग सेट अप एट द नेशनल एंड द ग्लोबल लेवल, तो आपके लिए ये प्रश्न बहुत आसान है। आपने कहीं न्यूज़पेपर में या मैगजीन में
इसको जरूर देखा होगा। और अगर मान लीजिए आपने नहीं देखा है, नाउ लेट्स से दैट हाउ वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस वेयर पर्टिकुलर टारगेट्स आर मेंशन्ड। कई बार गोल्स मेंशन होते हैं क्वेश्चन में, तो ये ध्यान रखना है कि जेंडर पे पैरिटी में क्या हम कोई ऐसा स्पेसिफिक टाइमलाइन सेट कर सकते हैं, क्या कोई टारगेट सेट कर सकते हैं। आप कॉमन सेंस से सोचिए, तो ये ऑप्शन लिस्ट प्रोबेबल है या द लिस्ट सीमिंग ऑप्शन है। दूसरी कि यूनिवर्सल इंटरनेट एक्सेस को भी लेके जहां दुनिया भर में अलग अलग सरकारें अपनी अपनी एफर्ट कर रही हैं यूनिवर्सल इंटरनेट एक्सेस को अचीव करने के लिए, लास्ट माइल इंटरनेट सर्विस डिलीवरी के लिए, तो क्या हम उसके लिए कोई एक सिंगल टारगेट सेट कर सकते हैं। वो भी थोड़ा एक इम्प्रोबेबिलिस्टिक लगता है। सो इफ़ यू थिंक ऑन द लॉजिकल लाइंस, तार्किक रूप से अगर आप सोचते हैं तो आप ऑप्शंस को जज कर सकते हैं। और तीसरा कि रिमूवल ऑफ स्पेस डेब्री। अब इन दोनों की अपेक्षा ये थोड़ा ज़्यादा प्रोबेबिलिस्टिक लगता है स्पेस डेब्री को लेके, लेकिन आप ये सोचिए कि स्पेस डेब्री को हटाना अपने आप में कितना बड़ा टेक्नोलॉजिकल चैलेंज है। स्पेस डेब्री को रिमूव करना एक कितना बड़ा टेक्नोलॉजिकल चैलेंज है, जिसमें कि एक ग्लोबल कोलैबोरेशन हो तब हम जाके उसको हटा पाएंगे। तो क्या उसके लिए कोई इस तरीके का 95 टारगेट, अगर हम इसको 100 के एक बेस लाइन पे लें तो 100 में से 95 को रिमूव कर देना विद इन सम टाइम फ्रेम, वो एक अपने आप में डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। तो आप एक कॉमन सेंसिकल थिंकिंग भी अप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। द करेक्ट आंसर विल बी ट्रीटमेंट ऑफ HIV एड्स। ओके, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। इस प्रश्न को हमने क्यों लिया है, आप देखिए कई बार जो डिक्लेरेशंस जिस साल में साइंस एंड टेक से रिलेटेड हो या किसी और गवर्नेंस के फील्ड से रिलेटेड हो, जो डिक्लेरेशंस होते हैं ग्लोबल या नेशनल लेवल पे, उनका एक एडॉप्शन का ईयर होता है, जिस साल उन्हें अडॉप्ट किया जाता है, और दूसरा कि जिस साल उन्हें अचीव करने का टारगेट होता है। तो 95 ये जो टारगेट है ये 2020 में इंट्रोड्यूस किया गया था और 2021 में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के द्वारा अडॉप्ट किया गया था एज अ पॉलिटिकल डिक्लेरेशन ऑन HIV एंड एड्स। ठीक है, political declaration on HIV and AIDS, so adopted in the year 2021 and these targets are to be achieved by the year 2025 यानी कि अगले वर्ष। यही कारण है कि हमने इसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के रूप में कंसीडर करते हुए एक क्वेश्चन के रूप में लिया है। तो जब भी आप तैयारी करें तो इस तरीके से एक अपने माइंड में क्वेश्चन को सेल्फ फ्रेमिंग करके देखें कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब थोड़ा ये समझ लें कि 95 टारगेट्स क्या हैं असल में। तो सी द टारगेट्स आर दैट बाय द ईयर 2025 एज आई सेड दैट दीज टारगेट्स वेयर अडॉप्टेड इन द ईयर 2021। तो ये 2021 में अडॉप्ट किया गया था कि 2025 तक जितने भी लोग HIV वायरस से ग्रस्त हैं उन्हें उनके HIV स्टेटस, उसमें से 95% लोगों को उनके HIV स्टेटस का पता हो जाना चाहिए। ठीक है, पीपल लिविंग विथ HIV, 95% ऑफ सच पीपल मस्ट बी अवेयर ऑफ देयर HIV स्टेटस। 95% of those living with HIV must be aware of their HIV status by the year 2025. That is the first target. The second target is that जो लोग HIV संक्रमित हैं उसमें से 95% लोगों को 2025 तक एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी के माध्यम से उपचार सुनिश्चित करना। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ सेकंड 95। ठीक है, दूसरे 95 का अर्थ क्या है कि वैश्विक स्तर पर जितने भी लोग HIV से संक्रमित हैं उनमें से 95% लोगों को एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, जो कि एड्स के उपचार की थेरेपी है, उस थेरेपी के माध्यम से उन्हें उपचार का लाभ पहुंचाना। दूसरा 95% का वो मतलब है। और तीसरे 95% का क्या मतलब है? तो तीसरे 95% का मतलब है कि जितने लोगों को एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी के अंतर्गत इलाज चल रहा है वर्ष 2025 तक उतने में से 95% लोगों में वायरल लोड कम कर देना। उनमें जो HIV वायरस का जो इन्फेक्शन है, वायरल लोड उनमें जो है, वायरस की इन्फेक्शन की जो मात्रा है उसको कम कर देना। ठीक है, जितने लोगों को एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी के अंतर्गत उपचार किया जा रहा है उसमें से 95% लोगों में जो वायरल लोड है उसको 2025 तक कम कर देना। इसीलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो थोड़ा सा आप मतलब एक लेवल और जाकर किसी भी साइंस से रिलेटेड
अगर आप न्यूज़ को पढ़ें तो वो इम्पॉर्टेंट होता है। ये दिसंबर 2020 में ये रिलीज़ किया गया था और 2021 में इसे अडॉप्ट किया गया था। ओके फाइन। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 26। Recently in the news, the Rho-Ophiuchi cloud complex. The Rho-Ophiuchi cloud complex is which of the following? Option A, world's largest actual geographic location. World's largest actual geographic location where public cloud resources are located. Option B, polar stratospheric clouds region known to play an increasingly important role in Antarctic ozone destruction. Option C, increasing phenomena of enduring clouds over a region with scant average rainfall for an extended duration. Option D, the closest star forming region to Earth whose core is completely obscured by huge amounts of dust. ठीक है, हिंदी में पढ़ें तो हाल ही में समाचार में रहा रो-ओफियूची क्लाउड कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से क्या है? पहला ऑप्शन है दुनिया का सबसे बड़ा वास्तविक भौगोलिक स्थल जहां सार्वजनिक क्लाउड संसाधन स्थित हैं। पब्लिक क्लाउड रिसोर्सेज, क्लाउड हम जानते हैं आजकल डेटा स्टोरेज की बात होती है तो डेटा स्टोरेज के लिए एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है क्लाउड जहां विभिन्न कंपनियां अपने अपने बड़े बड़े सर्वर्स बनाती हैं और उन सर्वर्स पे अपने यूजर्स के डेटा को स्टोर करती हैं और दूसरे भी यूजर्स के डेटा को स्टोर करती हैं। ठीक है, दूसरा विकल्प है ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल क्षेत्र जो अंटार्कटिक ओजोन विनाश में तेजी से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए जाने जाते हैं। तीसरा विकल्प अल्प औसत वर्षा वाले क्षेत्र में लंबे समय तक बादलों के बने रहने की बढ़ती घटना, मतलब वैसे क्षेत्र जहां वर्षा तो कम हो रही है लेकिन वहां अक्सर बादल बने रहते हैं, उसकी बात हो रही है। और चौथा विकल्प है पृथ्वी का निकटतम तारा निर्माण क्षेत्र जिसका केंद्र भाग भारी मात्रा में धूल से पूर्णतः ढका हुआ है। अब चूंकि स्पेसिफिक क्वेश्चन है और इस तरीके के पैटर्न वाले क्वेश्चन जैसा मैंने आपको पहले भी कहा आजकल पूछे जाते हैं, तो रिसेंटली न्यूज रो-ओफियूची क्लाउड कॉम्प्लेक्स क्या होगा? अब अगर आप इसको टेक्निकल सेंस में सोच के देखेंगे तो चारों ऑप्शन आपको प्रोबेबल लगेंगे। ठीक है, प्रोमिनेंस के सेंस में देखेंगे कि क्या इसमें प्रोमिनेंट ऑप्शन है जिसके माध्यम से एलिमिनेट किया जा सकता है, आपको इसमें सभी ऑप्शन प्रोमिनेंट लगेंगे। ठीक है, हाँ, पर आप उसको रेट कर सकते हैं और रेट करके सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। अब आप ये समझिए कि हालांकि इसमें जो फिनोमेना है वो मोर और लेस सही है, ऑप्शंस में कई बार ऐसा होता है कि स्टेटमेंट सही होते हैं पर वो करेक्ट आंसर नहीं होते, तो आपको उसके लिए उसको सटीक तरीके से जानना जरूरी होता है। अब ये देखें कि आजकल क्लाइमेट चेंज के दौर में कई ऐसे लोकेशंस है जहाँ पर क्लाउड्स तो होते हैं, एक लंबे समय तक होते हैं, परंतु वहाँ जो एवरेज रेनफॉल है वो कम होती है। तो वैसे अगर हम देखें तो अच्छा, दूसरा विकल्प क्या कह रहा है? पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स रीजन नोन टू प्ले एन इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट रोल इन एंटार्क्टिक ओजोन डिस्ट्रक्शन। तो कहीं ना कहीं सभी क्लाउड से जुड़े हुए हैं जो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चंस में मोस्ट जो सजेस्टिबल वे है, अगर आपको पता हो तो आप इसमें अटेम्प्ट करें, नहीं पता हो तो निगेटिव से बचने के लिए आप इसको अटेम्प्ट ना करें। बार बार मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ 100 में से 100 बनाना जरूरी नहीं है। हालांकि अभी के एग्जाम के ट्रेंड को देखते हुए आप अपने अटेम्प्ट्स को थोड़ा मैक्सिमाइज करने का प्रयास करते हैं। लॉजिकल रीजनिंग अगर वर्क करती है तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, नहीं तो आप उसको स्किप कर दें। तो आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि रो-ओफियूची क्लाउड कॉम्प्लेक्स की चर्चा आ रही थी क्लाउड फॉर्मिंग रीजन्स के रूप में। क्लाउड फॉर्मिंग रीजन्स अर्थ से, पृथ्वी से निकटतम एक ऐसा स्टार फॉर्मिंग रीजन है, सॉरी क्लाउड फॉर्मिंग रीजन नहीं, पृथ्वी से निकटतम एक ऐसा तारों के निर्माण वाला क्षेत्र है जो अभी हाल में न्यूज़ में आया, वो रो-ओफियूची क्लाउड कॉम्प्लेक्स है और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब देखें कि रो-ओफियूची की अगर हम बात करें तो इंटरस्टेलर स्पेस में कई ऐसे रीजन्स हैं जो कि स्टार्स के नर्सरी के रूप में कार्य करती हैं। जिस तरीके से पौधों की नर्सरी होती है जहां नए पौधे उगाए जाते हैं, छोटे पौधे उगाए जाते हैं, उसी तरीके से इंटरस्टेलर स्पेस में दो तारों के बीच में, ब्रह्मांड में जो जगह होती है उसके बीच में डस्ट के और गैसेस के कई ऐसे वास्ट स्पेसेस होते हैं जिसमें कि नए तारों का
निर्माण होता है। तो उन स्टेलर्स नर्सरी में से एक जो है रो ऑफ्यूजी क्लाउड कॉम्प्लेक्स है, और ये पृथ्वी से सबसे निकटतम है, पृथ्वी से सबसे निकटतम स्टार फॉर्मिंग रीजन है, इसीलिए इसको ध्यान में रखिएगा। ये स्पेस साइंस से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। फाइन, द आंसर इज ऑप्शन डी। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 27, consider the following statements. First, the theory of sexual selection was proposed by Charles Darwin. The second statement, the work for discovering the mechanisms controlling the internal clocks that keep time in all living organisms, including humans, had been awarded a Nobel Prize in Medicine. कई बार स्टेटमेंट्स आपसे लेंदी पूछे जाते हैं, और वैसे स्टेटमेंट्स को अच्छे से पढ़कर समझना जरूरी होता है सही आंसर तक पहुंचने के लिए। अच्छा, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट? ऑप्शन ए 1 only, ऑप्शन बी 2 only, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, एंड ऑप्शन डी नाइदर 1 नॉर 2। हिंदी में बोलें तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लैंगिक वर्ण का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। दूसरा कथन है, मनुष्यों सहित सभी जीवों में समय का ध्यान रखने वाली आंतरिक घड़ियों को नियंत्रित करने वाले तंत्र की खोज को चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब चूंकि ये सभी जो हैं, सेकंड जो स्टेटमेंट है वो रिसेंटली न्यूज़ में रहा है, तो हम लोगों ने साइंस के जो फंडामेंटल कोर एरियाज़ हैं उसमें से क्वेश्चन उठाने का, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनाने का प्रयास किया है, जो कई बार यूपीएससी में पूछा भी जाता है। तो आप देखें कि ये जो पहला स्टेटमेंट है, थियरी ऑफ सेक्सुअल सिलेक्शन वाज प्रपोज्ड बाय चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन को हम किस लिए जानते हैं? वी नो हिम फेमसली फॉर द थियरी ऑफ इवोल्यूशन। आज से लगभग 150 साल पहले उन्होंने ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन करके एक पेपर पब्लिश की थी, और उसमें उन्होंने कहा था कि नेचुरल सिलेक्शन के माध्यम से स्पीसीज इवॉल्व होते हैं और अलग अलग स्पीसीज का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो आप में से कई ये सोच सकते हैं कि ये थियरी ऑफ सेक्सुअल सिलेक्शन पूछ रहा है, थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन तो पूछ नहीं रहा। नेचुरल सिलेक्शन में हम सभी ने अपने स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ा है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो सबसे फिट है, जो सबसे अडेप्टेबल है, वो सर्वाइव करेगा, और नेचर के किसी भी इंडिविजुअल या स्पीसीज को सिलेक्ट करने का यही तरीका होता है। ऐसा चार्ल्स डार्विन ने अपने ऑब्जर्वेशन और रिसर्च से प्रूव किया था और पेपर पब्लिश किया था। पर इस स्टेटमेंट को समझने के लिए आपको सेक्सुअल सिलेक्शन को भी समझना जरूरी है। नेचुरल सिलेक्शन तो आपने सुना होगा। नेचुरल सिलेक्शन वाले पेपर में ही चार्ल्स डार्विन ने सेक्सुअल सिलेक्शन को भी एक्सप्लेन किया था। सेक्सुअल सिलेक्शन क्या है ये समझिए। जिस तरीके से नेचुरल सिलेक्शन में सर्टेन एडेप्टेबिलिटी की क्वालिटीज, सर्टेन वैसी क्वालिटीज जो किसी मेंबर ऑफ स्पीसीज को फिट बनाती हैं दूसरों की तुलना में, उसकी सर्वाइवेबिलिटी ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा समय तक या ज़्यादा उसके स्पीसीज का जो है स्प्रेड हो सकता है। उसी तरीके से सेक्सुअल सिलेक्शन जो थ्योरी है, इसके अनुसार वैसे मेंबर्स, किसी भी स्पीसीज के वैसे मेंबर्स जिनमें कि मान लीजिए आकार जिनका बड़ा हो, जिनमें कलर्स ज़्यादा प्रोमिनेंट हो, प्रोनाउंस्ड हो, जिनमें कि ऐसे और एक्सटर्नल फीचर्स हों जो उन्हें दूसरों से अलग बनाते हैं। आपने पशुओं में और पक्षियों में ऐसा देखा होगा कि अगर किसी का आकार बड़ा है, अगर किसी का रंग अधिक चमकीला है, दूसरों से अलग है, तो उसे मेट्स अट्रैक्ट करने में, रिप्रोडक्शन करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है मेट्स अट्रैक्ट करना। मेट्स मतलब पार्टनर को अट्रैक्ट करना। तो चार्ल्स डार्विन की थियरी के अनुसार सेक्सुअल सिलेक्शन वो थियरी है जिसमें कि जिस मेंबर के पास या तो इंक्रीज्ड साइज हो, या फिर स्ट्राइकिंग कलर्स हो, या दूसरे प्रोनाउंस्ड फीचर्स हो, उसके लिए मेट्स को अट्रैक्ट करना ज़्यादा आसान होता है। यही थियरी ऑफ सेक्सुअल सिलेक्शन है जिसे कि चार्ल्स डार्विन ने आज से लगभग 150 साल पहले अपने उसी पेपर में प्रपोज किया था जिसमें उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन को एक्सप्लेन किया था। तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ओके, और जो दूसरा स्टेटमेंट है इसको ध्यान से पढ़िए। नोबेल प्राइजेस को भी फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट और जो सबसे रिमार्केबल साइंटिफिक अचीवमेंट्स होते हैं, जो साइंटिफिक रिसर्च होते हैं, उनको एक्नॉलेज करने, उनको अवार्ड करने का काम नोबेल प्राइज के द्वारा किया जाता है। तो नोबेल प्राइज इन मेडिसिन की बात यहाँ पे की जा रही है। द वर्क फॉर डिस्कवरिंग द मैकेनिज्म्स कंट्रोलिंग द इंटरनल क्लॉक्स डेट कीप टाइम इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। ये किसकी बात कर रहा है? ये किर्केडियन साइकिल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है?
ये आपको किकार्डियन साइकिल की बात कर रहा है, जो कि हमारे बॉडी में इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक्स के रूप में काम करते हैं। आप ये देखिए कि जैसे रात होता है हम सभी को नींद आने लगती है, हालांकि बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो देर रात पढ़ाई करते हैं, बट अगेन दैट्स इंटरफेयरिंग विद द नेचुरल किकार्डियन साइकिल ऑफ ह्यूमन बींग्स। दूसरे अगर आप जानवरों को देखें, पक्षियों को देखें, तो वो सभी अपने घोंसले में जैसे ही सनसेट होने लगता है सभी अपने घोंसलों की ओर लौटते हैं। आप देखेंगे गाय बैल जो भी हैं चरने के लिए छूटे हुए हैं वो सभी वापस आने लगते हैं। क्यों आने लगते हैं? क्योंकि उनके अंदर एक इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक है, हम सभी के अंदर वो क्लॉक है जो कि डे और नाइट से हमारे शरीर को एक तरीके से ऑप्टिमाइज करते हुए हमारे शरीर में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं और जो हमारे जो रिस्पॉन्सेस हैं, बिहेवियर हैं, उसको डिटरमाइन करता है। इसी की स्टडी को 2017 में नोबेल प्राइज़ से अवार्ड किया गया था और ये स्टेटमेंट जो है अपने आप में करेक्ट है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा आंसर सी, क्योंकि इसमें दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं, बोथ 1 and 2। फाइन। सो एक्सप्लेनेशन में और ज़्यादा डिटेल्स हैं, आप जहाँ पर कि वीडियो को पॉज करके उसको पढ़ सकते हैं और उससे अपना इंफॉर्मेशन इन्हांस कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 28, रिसेंटली इन द न्यूज़ बेडाक्विलीन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ऑप्शन ए चीता कंजर्वेशन, ऑप्शन बी क्योर ऑफ ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्यूलोसिस, ऑप्शन सी हाइड्रेशन ऑफ फॉरेस्ट अफेक्टेड बाय लार्ज फायर्स, ऑप्शन डी फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम्स। अब देखिए इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं ग्लोबली इम्पॉर्टेंट ड्रग्स और मेडिसिन से रिलेटेड हैं और ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल क्वेश्चन है। बेडाक्विलीन काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। हिंदी में अगर आप पढ़ें इसी प्रश्न को तो हाल ही में समाचार में रही बेडाक्विलीन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? विकल्प ए चीता संरक्षण, विकल्प बी दवा प्रतिरोधी तपेदिक का इलाज, विकल्प सी भीषण आग से प्रभावित जंगलों का जल योजन यानी हाइड्रेशन, और विकल्प डी अपराधों की फॉरेंसिक जांच। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है और ये काफ़ी समय से न्यूज़ में रहा है। पिछले साल खासकर यह इसलिए समाचार में था क्योंकि बेडाक्विलीन जो ड्रग है इसे बनाने वाली कंपनी, इसका पेटेंट जिस कंपनी के पास है जॉनसन एंड जॉनसन, तो इसका प्राइमरी पेटेंट की जो टाइम पीरियड है वो पिछले साल इंडिया में एक्सपायर हो गई थी और उसके बाद कई भारतीय कंपनियों ने इसकी जेनरिक दवा को बनाने की बात की थी और उसके रिस्पॉन्स में जॉनसन एंड जॉनसन ने कहा था कि वह इस दवा के सेकेंडरी पेटेंट को इन्फोर्स नहीं करेगी। मतलब कंपनियों के पास जो भी कंपनी किसी अगर ड्रग को, किसी भी फॉर्मुलेशन को, किसी भी दवा का इजाद करती है, किसी भी मेडिसिन का इजाद करती है, उसके फॉर्मूले का विकास करती है, तो उस दवा का उसके पास पेटेंट होता है। ठीक है, तो प्राइमरी पेटेंट भारत में जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी की बेडाक्विलीन का पिछले साल एक्सपायर हो रहा था और फिर उस समय बात चल रही थी कि ये कंपनी इस दवा को लेकर जो सेकेंडरी पेटेंट है उसे इन्फोर्स कर सकती है और फिर भारत में इसके जेनरिक दवाओं की उपलब्धि की समस्या हो जाएगी और टीबी के लिए जो खासकर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस है उसका इलाज को लेकर जो प्रयास किए जा रहे हैं उसमें कुछ समस्याएं आ सकती हैं। तो बाद में फिर जॉनसन एंड जॉनसन ने क्लैरिफाई किया कि वो सेकेंडरी पेटेंट को इन्फोर्स नहीं करेंगे। इसी कारण से बेडाक्विलीन पिछले साल न्यूज़ में थी और चूंकि हम जानते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस के एक ग्लोबल लेवल पे इफ़ेक्टिव ड्रग के रूप में जॉनसन एंड जॉनसन की बेडाक्विलीन का काफ़ी महत्व है। ये एक ऐसी दवा है जिसने कि पिछले 40 वर्षों में एक वैश्विक स्तर पर ग्लोबली अप्रूवल हासिल किया है। इसकी खासियत क्या क्या है तो आप देखिए दूसरे दवाओं की तुलना में ये कम टॉक्सिक है और साथ ही साथ ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसकी प्रभावकारिता जो है, इसका इफ़ेक्टिवनेस दूसरे मेडिकेशंस की तुलना में ज़्यादा है। हम जानते हैं कि भारत में जो टीबी का केस लोड है वह वैश्विक स्तर में सबसे ज़्यादा है, ट्यूबरकुलोसिस का जो केस लोड है, और हमारे ऊपर यह एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम टीबी के ये जो समस्या है, विश्वव्यापी समस्या है, इसमें भारत की तरफ से जो केस लोड है इसको कम से कम करें। इसीलिए बेडाक्विलीन पिछले साल न्यूज़ में था और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। फाइन।
अगर आप इसके एक्सप्लेनेशन में देखें तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस के 3 इंपॉर्टेंट मेडिकेशंस के साथ बीडाक्विलाइन का इस्तेमाल किया जाता है। ट्यूबरकुलोसिस क्या है हम जानते हैं, ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है जो हमारे फेफड़ों को, लंग्स को और शरीर के दूसरे अंगों को प्रभावित करती है। यह फैटल डिजीज भी हो सकता है और अगर सही समय पर सही इलाज किया जाए तो ट्यूबरकुलोसिस एक क्यूरेबल डिजीज है। अभी के समय पे आमतौर पर इसका इलाज काफ़ी सहज रूप से उपलब्ध है। लेकिन मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस एक अपने आप में चैलेंजिंग प्रॉब्लम है हेल्थ को ध्यान में रखते हुए। ऐसा इसलिए क्योंकि जो अवेलेबल मेडिकेशंस हैं वो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस के लिए काम नहीं करते हैं। वैसे में फिर आपको बीडाक्विलाइन जैसी दवाओं का उपयोग किया जाता है। एक्सप्लेनेशन में जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइमरी पेटेंट पिछले साल एक्सपायर हो रहा था और फिर जॉनसन एंड जॉनसन ने कहा कि वो सेकेंडरी पेटेंट को इन्फोर्स नहीं करेंगे। इसलिए कई बार प्राइवेट कंपनियों से भी संबंधित जो ऐसे न्यूज़ आइटम्स हैं जिनका कि ग्लोबल हेल्थ के ऊपर काफ़ी व्यापक प्रभाव पड़ता है, वैसे साइंस और हेल्थ से जो जुड़े इशूज हैं आपसे यूपीएससी की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 29। अब आप देखिए कि इस क्वेश्चन को क्यों हम लोगों ने उठाया है, ये अपने आप में इंटरेस्टिंग बात है। पहले क्वेश्चन को देख लें फिर बात करेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर 1, द वर्ल्ड्स फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वाज नेम्ड द जर्नी ऑफ डेथ। सेकंड स्टेटमेंट, दिस फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वाज नेम्ड बाय रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर, द डायरेक्टर ऑफ मैनहट्टन प्रोजेक्ट्स, लॉस एलामोस लेबोरेटरी। The statement 3, it was tested with a plutonium implosion device. How many of the statements given above are correct? Option A only 1, option B only 2, option C all 3, option D none. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, विश्व के पहले परमाणु विस्फोट को जर्नी ऑफ डेथ नाम दिया गया था। इस प्रथम परमाणु विस्फोट का नाम मैनहट्टन प्रोजेक्ट के लॉस आलामोस प्रयोगशाला के निदेशक रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर ने रखा था। और तीसरा कथन है, इसका परीक्षण प्लूटोनियम अंतःस्फोट उपकरण से किया गया था। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? पहला विकल्प केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। पिछले साल ओपेनहाइमर मूवी आई थी और काफ़ी ज़्यादा सराही गई, भारत में भी काफ़ी ज़्यादा देखी गई और ओपेनहाइमर इतनी ज़्यादा सराही गई, इतनी अच्छी मूवी लोगों को लगी कि उसे पिछले साल कई ऑस्कर पुरस्कार भी मिले। सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्माता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, जितने भी जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कैटेगरीज होती हैं एकेडमी अवार्ड्स में, ऑस्कर में, वो सभी उसको नवाजे गए थे। तो ओपेनहाइमर साइंस से रिलेटेड, न्यूक्लियर टेस्ट से रिलेटेड, एटम बम से रिलेटेड एक मूवी थी जो कि प्रथम जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था और मैनहट्टन प्रोजेक्ट था उसके डायरेक्टर रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर के लाइफ से संबंधित वो मूवी थी। ठीक है, इसीलिए मूवी का नाम ओपेनहाइमर था। काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही थी। अब आप देखिए कि कोई अगर कल्चरल न्यूज़ है, कोई अगर कल्चरल डेवलपमेंट है, कोई मूवी बनती है, ठीक है, तो वो कल्चर का पार्ट होता है, आर्ट एंड कल्चर का पार्ट होता है। क्या वहाँ से साइंस के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं? क्यों नहीं। अगर वो मूवी साइंस से रिलेटेड है और साइंस के किसी एक इम्पॉर्टेंट ऐसे हिस्टोरिकल फैक्ट से रिलेटेड है, फिनोमेना से रिलेटेड है, जिसका कि विश्व के इतिहास पर न केवल असर पड़ा बल्कि आज के वर्तमान पर भी काफ़ी असर रहा है, तो वैसे एरिया से आपसे क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं, ठीक वहीं से नहीं पर उससे जुड़े हुए। इसीलिए इस प्रश्न को यहाँ पर उठाया गया है। ऐसे भी क्वेश्चंस के लिए आपको रेडी रहना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको आमतौर पर कहीं कोई करंट अफेयर मैगजीन्स में या टेस्ट पेपर में कम मिलते हैं। नाउ लेट्स ट्राई टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। फैक्चुअल स्टेटमेंट है पहला, द वर्ल्ड फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वाज नेम्ड द जर्नी ऑफ डेथ। क्या ऐसा था? विश्व के पहले न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को क्या नाम दिया गया था? आपको ये बता दें आपकी जानकारी के लिए, अगर आपने मूवी देखी होगी ओपेनहाइमर तो उसमें ये बात थी कि पहला जो न्यूक्लियर टेस्ट था उसे द ट्रिनिटी नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? ट्रिनिटी। और ये नाम किसके द्वारा दिया गया था? ये रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर के ही द्वारा दिया गया था, जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे। इसीलिए पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट
सही है। अच्छा, तीसरा स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो विश्व का जो पहला न्यूक्लियर विस्फोट था, क्या वो प्लूटोनियम इम्प्लोजन डिवाइस यानी कि प्लूटोनियम अंतःस्फोट उपकरण से किया गया था? तो ये स्टेटमेंट अपने आप में सही है, क्योंकि जो पहला न्यूक्लियर टेस्ट डिवाइस था वो एक प्लूटोनियम इम्प्लोजन डिवाइस था। प्लूटोनियम इम्प्लोजन डिवाइस का अर्थ ये होता है जहां पर कि प्लूटोनियम कोर के चारों ओर जो स्ट्रक्चर होता है उसकी डेंसिटी को कम करके उसमें क्रिटिकलिटी अचीव की जाती है, उसे ही हम प्लूटोनियम इम्प्लोजन डिवाइस कहते हैं। एक्सप्लोजन का अर्थ क्या होता है? जहां पर कि एनर्जी रिलीज होती है विस्फोट के द्वारा, ठीक है, एनर्जी विस्फोट के द्वारा रिलीज होती है। और इम्प्लोजन डिवाइस किसे कहते हैं? जहां पर कि एनर्जी जो है वह सेंटर होकर कोर में, एनर्जी कोर में सेंटर होकर उसमें क्रिटिकलिटी को अचीव करने का प्रयास करती है। तो हम जानते हैं कि क्रिटिकल स्टेज पर पहुंचने के बाद ही कोई भी जो न्यूक्लियर डिवाइस है उसमें न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज होती है। इसीलिए जो पहला न्यूक्लियर टेस्ट था वो प्लूटोनियम इम्प्लोजन डिवाइस का था। हेंस द स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 आर करेक्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ओनली 2, केवल 2, ठीक है। देखें तो द आंसर इज बी। और पहला न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कब हुआ था? जुलाई 1945 में प्लूटोनियम इम्प्लोजन डिवाइस। कोड नेम टेस्ट का क्या था? ट्रिनिटी। यह मैनहट्टन प्रोजेक्ट का हिस्सा था, ध्यान रखना है, वही मैनहट्टन प्रोजेक्ट जिसके ऊपर ओपेनहाइमर मूवी बेस्ड है। अच्छा, कहाँ पे हुआ था? तो ये अमेरिका के न्यू मैक्सिको राज्य में हुआ था। अमेरिका के न्यू मैक्सिको राज्य में जॉर्नाडा डेल मुएर्टो एक रेगिस्तान है, वहाँ पर हुआ था। तो ये तो बहुत फैक्चुअल है, ये बस फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन, लेकिन ये सब आपको जानना जरूरी है। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। The statement 1 is, the Science and Engineering Research Board was established as a statutory body of the Department of Science and Technology during the 11th 5-year plan period. Okay. The second statement says, National Research Foundation NRF, which subsumes SERB, was mooted by Kasturi Rangan Committee in 2019. Which of the statements given above are correct? ऑप्शन ए 1 only, ऑप्शन बी 2 only, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी नीदर 1 नॉर 2। हिंदी में देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड SERB की स्थापना 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST के एक सांविधिक निकाय के रूप में की गई थी। ओके। दूसरा कथन कहता है, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन NRF जो SERB को समाहित करता है 2019 में कस्तूरी रंगन समिति द्वारा प्रस्तावित किया गया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? पहला विकल्प केवल 1, दूसरा केवल 2, तीसरा 1 और 2 दोनों, चौथा विकल्प ना तो 1 ना ही 2। अब देखिए, साइंस एंड टेक में या UPSC की प्रीलिम्स के सिलेबस में जो भी आपको पॉइंट्स दिए गए हैं उसमें किसी भी एरिया में आपको एक वाइडर रेंज में तैयारी करनी है। अभी जिस तरीके से क्वेश्चन पेपर पूछा जा रहा है, आपको न केवल करंट डेवलपमेंट्स देखने हैं बल्कि जो रिलेटेड बॉडीज़ हैं, जो रिलेटेड स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, उसको भी ध्यान में रखना है। क्या अगर कोई नई पॉलिसी आई है, किसी कमेटी के रिकमेंडेशन के द्वारा कोई नई बॉडी इस्टेब्लिश की गई है साइंस एंड टेक से रिलेटेड, आपको उसको भी ध्यान में रखना है। इसीलिए अच्छा, अब एक बात यहाँ पे और आई है कि पहले स्टेटमेंट में 11वीं पंचवर्षीय योजना का उल्लेख किया गया है। हम आमतौर पर आजकल क्या करते हैं कि तैयारी में जो प्लान, जो 5 ईयर प्लान्स हैं उसको हम लोग छोड़ देते हैं, जबकि वो आपके मेंस के भी सिलेबस में मेंशन्ड है, ठीक है ना। तो पहला स्टेटमेंट देखिए, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड वाज एस्टैब्लिश्ड एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। आप देखिए कि नाम में बोर्ड है, ये क्या है? विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड, ठीक है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग द 11th 5-year प्लान पीरियड। वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन एंड इट कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चंस, क्योंकि ये आपको करंट अफेयर्स में अगर आपने NRF के बारे में पढ़ा हो और थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड जाके नहीं पढ़ा हो तो आपके लिए ये डिफिकल्ट होगा जानना। तो ये स्टेटमेंट सही है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 2008 में भारत सरकार ने साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड एक्ट 2008 के माध्यम से SERB की स्थापना की थी। चूँकि एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा इसकी स्थापना की गई, इसीलिए एक स्टैट्यूटरी बोर्ड है और यह डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत
ये आता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की बात की जा रही है, और ये क्वेश्चन हमने क्यों लिया है, क्योंकि पिछले साल भारत सरकार के द्वारा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक्ट पारित किया गया था, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक्ट 2023। ओके, तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक्ट पारित करके भारत सरकार ने इस SERB को NRF में सब्ज्यूम कर दिया। मतलब SERB के जो फंक्शंस थे, SERB के जो ऑब्जेक्टिव्स थे, वो अब सभी NRF की ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस हो जाएंगे। मीन्स SERB को सब्ज्यूम कर दिया गया NRF में। पर कैच यहाँ पे ये है कि ये क्या कस्तूरी रंगन समिति के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। एक स्टेटमेंट में कई क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि अगर UPSC प्रीलिम्स में कोई एक स्टेटमेंट आएगा तो वन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन पर होगा। वो मल्टीपल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को इंटरवीव करके एक दूसरे में जोड़ के आपसे स्टेटमेंट पूछ सकता है, जहां पर कि क्वेश्चन का कॉम्प्लिकेटेडनेस, क्वेश्चन को अधिक कॉम्प्लिकेट बनाया जा सकता है। हम जानते हैं कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन वो अभी जो नई शिक्षा नीति आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसका एक हिस्सा है, उसके एक मेजर ऑब्जेक्टिव्स में से है, उसमें एक मेजर पॉलिसी गोल्स में से है। और ये जो नई शिक्षा नीति आई है, एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये किसकी समिति के संस्तुतियों पर आधारित है, किसके रिकमेंडेशंस पे आधारित है, तो के कस्तूरी रंगन कमेटी के रिकमेंडेशंस पे आधारित है। ये समिति 2017 में स्थापित की गई थी, जिसका मैंडेट क्या था, इसका मैंडेट था देश के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पे शिक्षा नीति को रेकमेंड करना, और उसी शिक्षा नीति में एक महत्वपूर्ण तत्व नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का है। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता है, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, आंसर सी, बोथ 1 and 2। तो ध्यान देना है कि कुछ क्वेश्चन साइंस एंड टेक में आपसे ऑर्गेनाइजेशन से पूछे जा सकते हैं, कुछ करंट न्यूज से पूछे जा सकते हैं, कुछ लेजिस्लेशन से, कुछ पॉलिसीज से, कुछ पॉलिसी फ्रेमिंग से भी पूछे जा सकते हैं, और कुछ जो प्रीवियस पॉलिसीज हैं, प्रीवियस प्लान्स हैं, वहाँ से भी आपसे क्वेश्चन उठाया जा सकता है। इसीलिए इस वाइडर फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आपको इस सेगमेंट की तैयारी करनी है। करेक्ट आंसर इसका सी है। 11th प्लान की हम लोगों ने बात की, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड एक्ट 2008 की बात की, उसके बाद NRF बिल 2023 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब इस साल के प्रीलिम्स में जो पास्ट 1 ईयर के इम्पॉर्टेंट जो डेवलपमेंट्स हैं उसके बारे में ऑब्वियस क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो है वो देश भर में साइंटिफिक रिसर्च को प्रमोट करने, रेगुलेट करने के लिए एक बॉडी सरकार ने बनाई है, और वह SERB को सब्ज्यूम करता है। ठीक है, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के रिकमेंडेशंस की हमने बात की। 2017 में एक 8 मेंबर कमेटी बनाई गई थी, किसके अध्यक्षता में, के कस्तूरी रंगन। ये कौन थे, ये एक स्पेस साइंटिस्ट थे, पहले इसरो के चेयरमैन भी रहे के कस्तूरी रंगन। ही इज अ डिस्टिंग्विश्ड स्पेस साइंटिस्ट। ठीक है, तो उन्हीं की अध्यक्षता में जो समिति बनी, उसने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लेकर अपने सुझाव दिए, जिस पर आधारित ये क्वेश्चन है।